देखो, मराठों को हम पढ़ते कैसे हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम मराठों के बारे में जिक्र करेंगे, मराठों के इतिहास के बारे में। हम इनके पढ़ने के क्रम को एक बार देखेंगे कि हम इनको पढ़ते कैसे हैं। मिडाइवल इंडिया में जब हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे शिवाजी को। शिवाजी व उनके उत्तराधिकारी। ठीक है, शिवाजी का नाम तो हम लोगों ने थोड़ा बहुत वैसे भी हम जानते रहते हैं उनको। काफी साहसी व्यक्ति थे और महाराष्ट्र को केंद्र बना करके इन्होंने एक राज्य की स्थापना की थी। महाराष्ट्र में एक मराठवाड़ा क्षेत्र है। भौगोलिक रूप से वहां की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। वहां के लोग बड़े परिश्रमी और साहसी होते हैं। उस समय औरंगजेब का शासन काल था जब शिवाजी ने राज्य की स्थापना की थी। ये सब हम मिडाइवल इंडिया में पढ़ेंगे। ठीक है, मैं एक क्रम बना रहा हूं आपको तो कि मराठों को हमें पढ़ना कैसे। अभी जो हमें पढ़ना है वो विस्तार के दृष्टिकोण से पढ़ना है। तो शिवाजी को जो टाइम पीरियड था वो 1627 से 80 तक रहा है। फिर शिवाजी के जो उत्तराधिकारी हैं ये मान के चलो आप एक तरीके से 1680 से 1713 तक पावरफुल थे। 13 के बाद ये कमजोर होना शुरू हो गए। ठीक है, शिवाजी के बहुत सारे किस्से हैं, कहानियां हैं। औरंगजेब से इन्होंने बहुत कबड्डी इन्होंने खेली है। ठीक है, अपने समकालीन सभी राज्यों को इन्होंने परेशान कर रखा था, चाहे बीजापुर हो चाहे गोलकुंडा हो। ठीक है, इनके हौसले, ठीक है, बहुत इनके हौसलों की एग्जाम्पल दिया जाता है, उदाहरण दिया जाता है। और जब आजादी की लड़ाई शुरू हुई तो देश में और महाराष्ट्र के लोग शिवाजी से प्रेरणा लेते थे कि शिवाजी की तरह हमें भी शक्तिशाली और साहसी होना है। शिवाजी का जो प्रशासन था ना, शिवाजी जो शासक होते थे वो टाइटल जो लेते थे वो छत्रपति। ठीक है, तो शिवाजी के जो प्रशासन था उसमें 8 लोगों की भूमिका होती थी। ठीक है, उसको हम अष्टप्रधान कहते थे। इसी अष्टप्रधान में एक पेशवा हुआ करता था। वो शिवाजी के समय से ही है पेशवा। तो शिवाजी के बाद नेक्स्ट जो पावरफुल पोस्ट हुआ करता था वो पेशवा का हुआ करता था। शासक के बाद मराठों के प्रशासन में नेक्स्ट पावरफुल पोस्ट हुआ करता था पेशवा, पीएम, प्रधानमंत्री। बट शिवाजी के उत्तराधिकारी उतने योग्य नहीं थे जितना शिवाजी थे। तो धीरे धीरे प्रशासन पर पेशवा का प्रभाव स्थापित होने लगा, पेशवा की चलने लगी। तो ऐसा माना जाता है कि जो सेकेंड फेज है, फेज बी, 1713 से लेकर के 1772 तक का काल, यह माना जाता है कि शक्तिशाली पेशवाओं का काल। ठीक है, ठीक है, इसमें 4 पेशवा है जिनका जिक्र आपको मिलेगा किताब जब आप पढ़ोगे तो इसी मॉडर्न इंडिया में ही मिलेगा। एक है बालाजी विश्वनाथ, (1713 से 1720). दूसरा है बाजीराव प्रथम, 1720 से 1740। और फिर है बालाजी बाजीराव, और फिर है माधवराव, ठीक है। जब मुगलों का पतन शुरू हुआ 1707 के बाद, औरंगजेब जब कमजोर हुआ, नीचे हमने लिखा माधवराव 1761 से 1772। ठीक है, जब औरंगजेब कमजोर हुआ तो उस समय इन चारों पेशवाओं ने धीरे धीरे मराठों को पूरे भारत के सबसे महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में परिवर्तित। ठीक है, कुछ इनकी भूमिका थी बालाजी की। बाजीराव प्रथम मराठा के बाहर सबसे आक्रामक नीति अपनाएंगे।
मतलब इनकी भी वीरता साहस की चर्चा होती है। बाजीराव मस्तानी पिक्चर इन्हीं पे बनी थी, बाजीराव प्रथम पे ही, ठीक है। फिर बाजीराव 1740 से 61, इस समय तो समझो इस पूरा उड़ीसा के कंट्रोल में आ गया था, दिल्ली के शासक डरते थे, पंजाब हर जगह यही थे। लेकिन इसी समय पानीपत का युद्ध होता है और मराठों की बुरी तरीके से पराजय होती है। तो थोड़े समय के लिए मराठों को बहुत व्यापक नुकसान हुआ और ये लड़खड़ा गए। अहमद शाह अब्दाली ने बहुत डैमेज किया था। फिर माधव राव ने परिस्थितियों को संभाला और फिर एक बार मराठों के सम्मान को लौटाया, जो मराठों का सम्मान था, जो प्रतिष्ठा थी उस दौर में, ठीक है। यही वो दौर है जब भारत में अंग्रेज, फ्रांसीसी, हैदर सब जो है हाथ पैर मार रहे हैं। माधव राव के बाद क्या होता है कि अयोग्य पेशवा एवं मराठा सरदारों का काल। अयोग्य पेशवा एवं मराठा सरदारों का काल, ये 1772 से लेकर 1818 तक। अयोग्य पेशवा एवं मराठा सरदारों का काल। सरदार एक तरह से जो बहुत बड़े जमींदार या मराठों के स्वायत्त शासक थे तो मराठों के अंदर ही, लेकिन उन्होंने बहुत उनको फ्रीडम दिया गया था। उनके लिए किताबों के लिए जो है, किताबों में उनके लिए मराठा साम्राज्य का इस्तेमाल किया गया 1772 से 1818। इसी अवधि में अंग्रेजों और पेशवा में मराठों में 3 युद्ध होगा। पहला युद्ध बराबरी पे समाप्त होगा। दूसरे युद्ध में जैसा हमने बताया वेलेस्ली इनको पराजित करके कमजोर कर देंगे और तीसरे युद्ध में पूरी तरीके से इनकी भी कहानी समाप्त कर दी जाएगी, ठीक है। तो जब हम पढ़ते हैं मराठों को सिस्टमैटिक तो हम यहां से शुरू करते हैं। इससे पहले भी जहांगीर के समय मराठों को नौकरी मिलनी से हो गई थी। शाहजहां के समय थोड़ा बहुत बैकग्राउंड हम पढ़ते हैं मिडिवल इंडिया में। अभी हम पढ़ रहे हैं ब्रिटिश विस्तार, तो हमें यहाँ थोड़ा ध्यान देना है, अयोग्य शासक, ठीक है। ये हमारा टॉपिक थोड़ा संक्रमण काल। किताब में ना पुरानी बातें मिलती रहेंगी आपको, इसीलिए एक बैकग्राउंड में आपको बता रहा हूं टॉपिक के बारे में। मराठा सरदारों का जब जिक्र होता है, इसमें 4 सरदारों की विशेष तौर पर चर्चा होती है। सिंधिया, ग्वालियर इनकी सत्ता का केंद्र था और राजस्थान पर इनका अच्छा खासा प्रभाव था। ग्वालियर की सीमा राजस्थान से लग रही है। धवलपुर और सारा इलाका आप देखोगे मैप में, ठीक है। इसी तरह से एक है भोसले। सिंधिया, ग्वालियर, भोसले की सत्ता का केंद्र कहां था? नागपुर। फिर थे एक होलकर, इंदौर इनकी सत्ता का केंद्र था, ठीक है। इंदौर इनकी सत्ता का केंद्र था, ठीक है। सिंधिया, भोसले, होलकर और एक है गायकवाड़। बड़ौदा, ठीक है। जिसे मैंने लिखाया था वेलेस्ली की सहायक संधि के बारे में कि अवध, पेशवा, भोसले, सिंधिया, यानी वेलेस्ली ने इन सबको भी पराजित किया, ठीक है। तो उनका जिक्र हमने वहां पे किया था आपसे। अभी वॉर के साथ ये आ जाएगा। तो ये 4 हैं। इन चारों में ये सबसे पहले अंग्रेजों की अधीनता मान लेंगे। गायकवाड़, अंग्रेजों से इसके बड़े अच्छे संबंध हो जाएंगे। ये लड़ने के बाद तीनों अधीनता मानेंगे। प्लस इन सब का जो चौधरी है, जो प्रमुख है, वो है पेशवा। अब शासक की कोई भूमिका नहीं है, उसके वंशज की कोई भूमिका नहीं है, केवल बस उसको सम्मान दिया जाता है, ठीक है। पेशवा और उसके सहयोगी, इन्हीं लोगों ने मराठों का दबदबा बनाया था। अब जब हम पढ़ेंगे एंग्लो मराठा वार, तो इन्हीं के संदर्भ में हम बात करेंगे। और जितने भी पेशवा हुए हैं उसमें कोई योग्य नहीं हुआ जो चीजों को संभालता है, आपस में लड़ते थे, ठीक है। अब आप एक शीर्षक दो
लिखो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। यह निर्णायक नहीं था, इसीलिए हम कुछ तथ्यों पे केवल ध्यान देंगे इसमें, ठीक है। आंग्ल मराठा युद्ध जो अवधि है इसकी वो 1775 से 1782। ठीक है। यहां लिखो आप घटनाक्रम, कारण लिखने की जरूरत नहीं है। लिखें आप कि पेशवा पद को लेकर पेशवा माधवराव द्वितीय एवं रघुनाथ राव के मध्य संघर्ष यानी पेशवा कौन बनेगा इसको लेकर के रिश्तेदारों में संघर्ष हो रहा है कि मध्य संघर्ष। ये संघर्ष चल रहा है 1773 से शुरू हो गया है इनके बीच में, ठीक है। संघर्ष कॉमा देकर लिखो। रघुनाथ राव ने अंग्रेजों के बॉम्बे परिषद से जो बॉम्बे में बैठे हुए अंग्रेज हैं, अंग्रेजों के बॉम्बे परिषद से सहायता ठीक है, बॉम्बे परिषद से सहायता की मांग की। बॉम्बे परिषद से सहायता की मांग की और दोनों के मध्य 1775 में सूरत की संधि हुई। दोनों के मध्य 1775 में सूरत की संधि हुई। इसने कहा कि वही जो बॉम्बे में बैठे हुए अंग्रेज हैं, हमें पेशवा बना दोगे तो तुम्हें कुछ क्षेत्र जैसे वसीम का इलाका है, सालसेट का इलाका, ये सब हम आपको दे देंगे, ठीक है, हमें तुम पेशवा बना दो। तो यहां बैठे हुए अंग्रेजों को लगा कि जैसे बंगाल के अंग्रेजों ने कारनामा किया वैसे हम भी कर सकते हैं। अच्छा, उत्तराधिकार को लेकर के हम लड़ रहे हैं, हमने अंग्रेजों को फिर बुलाया कि आप आइए इसमें, याद है ना, हमने कहा था हम लड़ते रहते थे, उसका फायदा कमोबेश अंग्रेजों के द्वारा उठाया गया, ठीक है। अगला पॉइंट लिखो, घटनाक्रम में ही अगला पॉइंट लिखो। लिखो, हालांकि गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स मराठों से युद्ध के पक्ष में नहीं था। मराठों से युद्ध के पक्ष में नहीं था। मराठों से युद्ध के पक्ष में नहीं था और यथास्थिति बनाए रखने के लिए 1776 में यथास्थिति बनाए रखने के लिए 1776 में पेशवा से पुरंदर की संधि की। पुरंदर की संधि की, पुरंदर भी एक जगह है, फोर्ट है वहां, किला है। पेशवा से पुरंदर की संधि की। इसने कहा कि भाई हम युद्ध नहीं चाहते हैं, जो है इसको रोका जाए, और ठीक है, इसमें क्योंकि इसमें इस समय कंपनी आर्थिक संकट का जो है सामना कर रही थी।
आगे लिखें, ठीक है, कमेंट को अब देखिए क्लास के बाद। लेकिन कंपनी के डायरेक्टरों के निर्देश पर, ठीक है, हम देख लें, हेस्टिंग्स को युद्ध लड़ना पड़ा। अब कई लड़ाइयां हुई हैं, उन लड़ाइयों में अंग्रेजों की ज्यादातर लड़ाइयों में हार हुई है, मराठों की जीत हुई है। लेकिन लिखो अंततः 1782 में सालवाई की संधि के द्वारा 1782 में सालवाई की संधि के द्वारा युद्ध बराबरी पर समाप्त हुआ। सालवाई की संधि के द्वारा युद्ध बराबरी पर समाप्त हुआ, ठीक है। 82 में सालवाई की संधि के द्वारा युद्ध बराबरी पर जब समाप्त हुआ तो घटनाक्रम तो हमने समझ ही लिया, कुछ फैक्ट्स देख लिए, इसके डिसीजन नहीं आया सामने, छोटी छोटी बहुत सारी बातें हैं। बस 3 संधियों को आप याद रखिएगा, सूरत, पुरंदर और सालवाई, ठीक है। यही वो दौर है जब ये लड़ाई चली रही है, तब मैसूर से लड़ाई की शुरुआत हो गई, दूसरा मैसूर युद्ध। एक साथ अंग्रेज कई मोर्चे पर उलझ गए थे, उनको लगता था कि समेटना जरूरी है। अमेरिका से जो है संधि की, इधर मैसूर से संधि की, फिर शांत मन से पूरी अगली योजना बनाई गई। अब अगला पॉइंट लिखें, शीर्षक 2 लिखो, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। द्वितीय एंग्लो मराठा वॉर। इससे पहले किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है, ठीक है, तो आप पूछ लीजिए। 5 मिनट का मैं आपको टाइम देता हूं, जो कुछ भी आपको पूछना है आप पूछ सकते हैं। तो पहला मराठा युद्ध ध्यान है सभी को, ठीक है। अब तक हम लोगों ने बहुत सारी संधियों की बात की है। कर्नाटक पहला हमने जब पढ़ा था तो सबसे पहले एक्सला सापेल की संधि, फिर पांडिचेरी की, फिर मद्रास, पेरिस, मद्रास से पहले अवध की संधि, इलाहाबाद की संधि की बात हुई थी, है ना। और फिर उसके बाद मद्रास, मैंगलोर और उसके बाद श्रीरंगपट्टनम। फिर अभी 3 संधियों का जिक्र हुआ पहले युद्ध में, सूरत, पुरंदर और सालाबाई, ठीक है। ये जो 1775 से 1785 इस बीच में अंग्रेज जो है कई मोर्चे पर लड़ रहे हैं, बस समझने के लिए है ये। एक है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, अमेरिका इसी के बाद स्वतंत्र हुआ था। अमेरिका अंग्रेजों का उपनिवेश था, तो अंग्रेजों से लोग इतने नाराज थे कि पुर्तगाल, स्पेन, हॉलैंड, फ्रांस, पश्चिमी यूरोप के सारा राष्ट्र मिलकर के अंग्रेजों को घेर लिया कि इसको घेरो, इसको नुकसान पहुंचाना है। तो ये समझ लो कि अंग्रेज एक ही साथ इस अवधि में 1705 से 1785 1785 ये जो 10 वर्ष है बड़ा खतरनाक था ब्रिटिश साम्राज्यवाद के लिए। हम अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में देखेंगे कि कैसे यूरोपीय राष्ट्रों से उलझा हुआ है। जब आप किताब पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ है मराठा युद्ध के साथ ब्रिटिश साम्राज्यवाद के लिए बड़ी अशुभ घड़ी थी, बड़ा एक लाइन लिखा है, बड़ा संकट नाजुक वो दौर था। ये संकट और नाजुकपूर्ण कैसे था, क्यों था, यहाँ विश्व इतिहास, मॉडर्न इंडिया दोनों की इंफॉर्मेशन साथ साथ आ जाते हैं। तो अमेरिका वाले संघर्ष में पश्चिमी यूरोप अंग्रेजों के विरुद्ध हो गया था, वो हम आगे भी देखेंगे। दूसरा मसला क्या था कि हमने पढ़ा कि 1775 से 1782 के बीच में हमने क्या देखा, मराठों से युद्ध हो रहा है। और इसी समय 1780 से 84 में द्वितीय मैसूर युद्ध हो गया, निजाम भी आपका इसमें शामिल हो गया और मैसूर भी शामिल हो गया। यानी मराठे, हैदर और निजाम भारत में 3 अलग अलग मोर्चों पर अमेरिका
अमेरिका में अलग संघर्ष, यूरोप में अलग संघर्ष। तो अंग्रेजों के साम्राज्यवादी इतिहास में इतना संकटपूर्ण दौर बहुत कम आया है। एक साथ कई मोर्चों पर यूरोप, अमेरिका और भारत अलग अलग शक्तियों से लड़ना, वो बहुत चालाक हैं, अक्सर कोशिश करते हैं कि लड़ने से पहले शत्रु को कमजोर कर दें, अलग थलग कर दें, ये उनकी रणनीति होती थी। कभी कभी चूक भी जाते थे। तो ये वो दौर है, इस दौर से वो निकल जाएंगे। अमेरिकी स्वतंत्रता को मान्यता दे देंगे, समझौता दे करके वो मामला निपटा लेंगे, मराठों से संधि कर लेंगे, वही बराबरी पर सम्मान किसी तरीके से बचा रहे, और मराठों से पूछेंगे भाई कि ऐसा करते हैं कि हम लोग मिल करके मैसूर से जीतते हैं और बांटते हैं, हम तब भी तैयार हो जाते हैं। और इधर टीपू लड़ तो रहा है, लेकिन 84 में यहाँ भी अंग्रेज संधि कर देंगे। फाइनली सब जगह संधि करके अंग्रेजों ने मैटर को, यहाँ मैंगलोर की संधि, यहाँ सालवाई की संधि, यहाँ भी पेरिस की संधि 1783 में, और अमेरिकी स्वतंत्रता को मान्यता दे दी गई। ओवरऑल ब्रिटिश साम्राज्यवाद, ये टॉपिक भी है विश्व इतिहास का हमारा उपनिवेशीकरण, जहाँ हमें पढ़ना है, दुनिया के तमाम घटनाओं पे हमें नजर रखनी होगी उसके लिए। तो इस दृष्टिकोण से भी हमें ये समझना है, कुछ भी हमें याद नहीं करना है कि ऐसा हुआ है, एक समझ बनानी है। और इसी समय ईस्ट इंडिया कंपनी इतनी लड़ाई लड़ चुकी थी कि उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, तो कंपनी ने ऋण मांगा ब्रिटिश सरकार से कि कुछ मदद दो। कंपनी के कर्मचारी खूब पैसा कमा रहे हैं गलत तरीके से, कंपनी के नाम पर उतना फायदा नहीं हो रहा है। तो इसी समय ब्रिटिश सरकार ने कंपनी को कंट्रोल करना भी शुरू किया, रेगुलेटिंग एक्ट आया था, संवैधानिक विकास में आपको पढ़ाऊंगा। तो हर तरीके से कई सारे मुद्दे यहां चल रहे थे। ठीक है, तो पहला मराठा युद्ध हुआ। अब हम आते हैं दूसरे मराठा युद्ध के बारे में। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, 1803 से 1805। अब आपसे कहा जाए कि 1803 तक अंग्रेजों की स्थिति क्या है। बंगाल, बिहार, उड़ीसा पे कब्जा कर चुके हैं वो, ध्यान है सभी को। अवध उनके अधीन है, मैसूर को पराजित कर चुके हैं, मराठों से बराबरी पर युद्ध समाप्त हुआ था उनका, और कई राज्यों से सहायक संधि की जा चुकी है। निजाम भी हार मान चुके हैं। ठीक है, वेलेस्ली आया हुआ है, सबको कंट्रोल, लगभग भारत की सबसे शक्तिशाली शासक बन चुके हैं। अक्सर कहा जाता है कि वेलेस्ली जब आया था भारत में, तो भारत की महत्वपूर्ण शक्ति थी ईस्ट इंडिया कंपनी, और वेलेस्ली जब 1805 में जब गया तो भारत की सर्वश्रेष्ठ शक्ति बन गई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। जब आया था तो कई शक्तियों में एक शक्ति थी, जब वो गया तो सबसे शक्तिशाली बन गया था 1805 में। ये सारे लाइन आपकी किताबों में हैं, और खुद फील करो जब आया था तो कहां कहां कंट्रोल था, और इस 5 वर्षों में उसने ऐसा क्या किया कि भारत की वो सबसे बड़ी शक्ति में परिवर्तित हो गया। ठीक है, तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, कारण लिख लो जरा आप पहले इसमें। पहला तो एज यूजुअल लिख लो, अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा। दूसरा लिखो नेपोलियन के आक्रमण का भय एवं वेलेस्ली की आक्रामक नीति। नेपोलियन के आक्रमण का भय एवं वेलेस्ली की आक्रामक नीति। ठीक है, इस समय खतरा था नेपोलियन का, तो वेलेस्ली चाहता था कि भारत के जितने भी राज्य हैं, जितने भी मजबूत राज्य हैं, ऐसा ना हो कि फ्रांसीसियों को मौका मिल जाए। मराठों से खतरा था, मराठे शक्तिशाली थे, टीपू सुल्तान तो कमजोर हो चुका था, चलो टीपू सुल्तान की कहानी इसने समाप्त कर दी, लेकिन मराठों से बराबरी पर पहला युद्ध समाप्त हुआ। सबसे मजबूत भी जो है मराठे थे, फैसला भी हुआ नहीं था, तो सबसे बड़ी लड़ाई थी। लड़ने से पहले क्या किया इसने, इसको खत्म कर दिया था, निजाम को सहायक संधि करके अपने पे सुरक्षा के लिए निर्भर कर लिया था, इसकी सेना भी भंग।
जब इनसे लड़ाई हुई दोबारा युद्ध में तो वेलेस्ली इधर अपने आप को बहुत मजबूत कर चुका है। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट हमने लिया। तीसरा पॉइंट लिखें मराठों का आंतरिक संघर्ष। जैसे यहां लिख लें आप थोड़ा, पेशवा पद पर नियंत्रण को लेकर या पेशवा पर प्रभाव को लेकर, पेशवा पर प्रभाव को लेकर सिंधिया एवं होलकर में तनावपूर्ण संबंध थे। सिंधिया एवं होलकर में तनावपूर्ण संबंध थे। सिंधिया एवं होलकर में तनावपूर्ण संबंध थे। लिखें तथा पेशवा एवं सिंधिया के बेहतर संबंध, तथा पेशवा एवं सिंधिया के बेहतर संबंध, पेशवा एवं सिंधिया के बेहतर संबंध। ये सिचुएशन था, इस समय पेशवा है बाजीराव द्वितीय। पेशवा क्या होता था, चौधरी हो गया तो उस पर जिसका प्रभाव होगा उसके अधिकार अधिक मिल जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा कुछ मामला था, ये चल रहा था। इसी में लिखो आप, इसी लाइन को आगे बढ़ाओ, लिखो पेशवा के इशारे पर होलकर शासक के भाई विठूर जी की हत्या करा दी गई या कर दी गई, मतलब पेशवा सिंधिया के इशारे पर होलकर के भाई की हत्या कर दी गई। इसी में लिखो होलकर ने पेशवा को पराजित कर पूना पर नियंत्रण स्थापित किया। पेशवा को पराजित कर पूना पर नियंत्रण स्थापित किया। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों से मदद मांगी। जब मैंने आपको टाइम दिया था क्वेश्चन पूछने के लिए, तो फिर बीच में क्यों करते हो यार। अंग्रेजों से मदद मांगी और 1802 में दोनों के मध्य, चैप्टर खत्म होने के बाद पूछेगा, बसीन या बसई एक जगह है, दोनों के मध्य सहायक संधि पर वसीन की सहायक संधि पर हस्ताक्षर हुआ। ठीक है, सहायक संधि का तो मतलब क्लियर है। इसमें पेशवा ने क्या क्या अंग्रेजों को दे दिया, सुरक्षा की जिम्मेवारी, विदेश नीति, संप्रभुता युक्त भूभाग दे दिया, रेजिडेंट रखेंगे वो। ठीक है, तो सारी बातें जो है यूरोपियन जो है नहीं होंगे सेना में। अयोग्यता का प्रमाण है कि सबसे जो शक्तिशाली था, जो चौधरी है, प्रमुख है, वो अपने ही सरदार की दर से अंग्रेजों के संरक्षण में चला जाए। अंग्रेजों को तो बस कागजी कार्रवाई ठीक करनी होती थी, लड़ने को तो वो तैयार रहते ही थे। तो सहायक संधि हमने पहले इसलिए पढ़ते हैं, इसके बाद जितनी भी संधियां होंगी ना, ज्यादातर संधियां सब सहायक संधि की कैटेगरी में है। कोई भी वॉर पढ़ोगे, ये संधि हुई, इस पे अंग्रेजों ने ऐसा किया होगा। प्रत्येक संधि के प्रावधान आपको याद रखने की जरूरत, कॉन्सेप्ट से ही आपको बात याद हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया।